Hi, dear students. Today I am back again here with the lecture number 5 for class 3, and your subject is English reader. Chapter number 2. Beta, chapter will remain same because we have been means for many days we have been completing this lesson only. So this is lecture number 5 of the same lesson, the lark's nest, and today's topic is question answers. Today we will do its question answer. Yesterday we did only first question, but that is not enough because many questions are given in your book, so we have to solve all the question answers. That is why today I am back again here with this lecture number 5 of your real English book. And as you know, your book's name is Essence, and today we will take its question answers. Question answers are very easy. You can write these answers in your own language also. If you're not able to do in my language, then it is very easy to make the answers in your own language. Own language का मतलब ये नहीं है कि you can write answer in Hindi also. Means in your own way बेटा. अपनी तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो, लेकिन grammatical mistakes मत करना. ओके उसको इजी करना है तो आप अपनी वे से कर सकते हो, या फिर मैम ने वैसे आपको इजी करके ही दिया हुआ है. अगर उसमें भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपनी तरीके से उस आंसर को लिख सकते हो, बट ट्राई टू राइट इट योर सेल्फ ऑल्सो. अपनी क्रिएटिविटी भी दिखाओ उसके अंदर. मैंने कल भी बताया था कि हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, तो अपने आप भी सेंटेंस को फ्रेम करो. Okay, so today we will take its question answers and the lesson will remain same, the lark's nest, and this is lecture number 5 of chapter number 2 for class 3, and the subject is English reader. Okay, now we will do its question answers. So let's begin. So beta, yesterday we did answer number 1 only. Answer the following questions. Where did the mother lark go every day? This answer we wrote yesterday. So its answer was the mother lark went in search of food every day, or I told you to write in other way also. Every day mother lark left her children या left her babies in the nest and went out in search of food. इस वे में आप इस आंसर को लिख सकते हो. तो आपके पास दो वे हैं इस आंसर को लिखने के लिए. ईजिएस्ट वे फर्स्ट वाला है. अगर आपको सेकेंड वाला समझ में नहीं आया तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग लिख लो कि द मदर लार्क वेंट इन सर्च ऑफ फूड एवरी डे, या फिर एवरी डे द मदर लार्क वेंट इन सर्च ऑफ फूड, ऐसे लिख सकते हो आप. और सेकेंड वे मैंने आपको बताया है, उसको भी आप वीडियो को मतलब रिवर्स करके आप उसको आंसर को भी एक बार दोबारा सुन सकते हो. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Why did the ripening wheat worry the mother lark? इसका आंसर मैंने आपको लिखने के लिए बोला था कि that you have to write its answer, and most of the students means they might have written its answer also, but your teacher is also here to tell you the answer of these questions. So I will tell you answer of this question beta. First of all, second answer. ओके, फर्स्ट आंसर की नीड नहीं है, फर्स्ट आंसर मैंने ऑलरेडी करवा दिया था. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम आंसर नंबर 2. सो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए. वैसे आप इसमें से देखो बेटा, आप ना हमेशा हमारा क्वेश्चन हमारा जो आंसर होता है वो क्वेश्चन में से ही होता है. ओके, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है. अगर डिड आ जाए, अगर ये जो क्वेश्चन वर्ड हैं, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं बेटा, आपने पढ़ा था ना सेंटेंस में, ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं. वाई, वट, वेयर, वाई, वैन, हाउ, ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, WH फैमिली होती है. अगर इसके बाद में या फिर हेल्पिंग वर्ब से अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद में अगर ये आ जाए, डिड आ जाए, डिड इज सेकेंड फॉर्म ऑफ डू. डू की सेकेंड फॉर्म डिड होती है, और ये पास्ट के लिए होती है. तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी अगर आपके पास पास्ट फॉर्म आ जाए, क्योंकि हमेशा स्टोरी पास्ट में ही होती है, ऑलवेज स्टोरी कभी प्रेजेंट में या फ्यूचर में नहीं होती है, स्टोरी हमेशा पास्ट में होती है. तो ये स्टोरी है ना, एक लेसन है ये जिसमें एक स्टोरी गिवन है, तो वो स्टोरी पास्ट में है क्योंकि वो स्टोरी पहले हो चुकी है. दैट हैपेंड ऑलरेडी. ओके, दैट अकर्ड ऑलरेडी. नाउ वी आर जस्ट रीडिंग इट एंड वी आर फाइंडिंग आउट इट्स क्वेश्चन आंसर्स. ओके, तो अब आपको ये देखना है कि वाई के बाद डिड आ गया है यहाँ पे. दैट मीन्स कि जो हेल्पिंग वर्ब है, जो सॉरी मेन वर्ब है यहाँ पे, वरी, वरी मतलब चिंता करना, इसकी हम सेकेंड फॉर्म लिखेंगे. ओके, जब भी आपके क्वेश्चन में डिड आ जाएगा, तो वैसे तो इसका फॉर्मूला अलग होता है, लेकिन अभी आप छोटे हो, सो ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस
मीन्स दिस टेक्निक कि जहाँ पर भी डिड आ जाए तो आपको ये याद रखना है कि जो मेन वर्ब है आपकी, जो काम करने वाली क्रिया जिसे बोलते हैं, ठीक है, एक्शन वर्ड जिसे बोलते हैं हम, एक्शन वर्ड, वो जो है उसकी सेकंड फॉर्म लिखनी है हमें। ठीक है बेटा, इसकी आपको सेकंड फॉर्म लिखनी है। और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, वरी की वरिड। तो हम यहाँ वरिड, जैसे हमने ऊपर लिखा था ना, मदर के बाद ला के बाद, सॉरी गो था, गो क्या है, एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड है ना ये। तो गो की हम सेकंड फॉर्म क्या लिखी, वेंट। गो वेंट गॉन होती है, गो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वेंट एंड थर्ड फॉर्म गॉन। ऐसी वरी की फर्स्ट फॉर्म वरी, सेकंड फॉर्म वरिड एंड थर्ड फॉर्म भी वरिड होती है। अब ये मत करना कि हर जगह हमें आई मतलब ईडी लगाना है, नहीं, कुछ कुछ फॉर्म अलग भी होती है। जैसे गो की हमने वेंट लिखी, अब गो की आप कुछ और नहीं लिखोगे, गो इड मत कर देना, आई ईडी लगा के मैम ने कहा था कि ईडी आएगी, नहीं बेटा, सबकी फॉर्म अलग, वो ये फॉर्म ऑफ वर्ब हमें लर्न करनी पड़ती है। ओके, तो अगर इस आप ग्रामर में अगर लेसन हो तो मैं आपको जरूर बताऊंगी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है। तो आपको देखना है, द राइपनिंग वीट वरिड द मदर लाक। जो राइपनिंग वीट थी, मतलब जो पके हुए गेहूं थे, उसने मम्मी को क्यों टेंशन में डाल दिया। तो आपको यहाँ पे वरी की जगह वरिड लिखना है, वरिड। ओके, वाई हटा के आई ई डी आ जाएगा यहाँ पे। ये रूल तो आपने पढ़ा होगा ना सेकंड क्लास में, तो उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। द राइपनिंग वीट वरिड द मदर लाक बिकॉज, आगे हमें क्या लिखना है, उसका कंप्लीट आंसर। चलो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं जो हमने लिखे हुए हैं। देखो बेटा, फर्स्ट आंसर ऑलरेडी वी डिड, सेकेंड आंसर, द राइपनिंग wheat worried the mother lark because the farmer could get it cut any day. ठीक है, the ripening wheat worried the mother lark because the farmer could get it cut any day. जो राइपनिंग मतलब जो पके हुए गेहूं से उसकी माँ को इसलिए चिंता हुई क्योंकि जो फार्मर था वो किस दिन भी उनको कटवा सकता था। अब व्हीट पक चुके थे, गेहूं पक चुके थे, तो फार्मर को क्या करना था, उनको कटवाने के लिए अपने नेबर्स को बुलाता है, कभी रिलेटिव्स को, मतलब कि उसको कटवाने थे गेहूं, है ना। तो उसके लिए वो अपने नेबर्स को बुलाता, अगर वो गेहूं कटवाता तो वहां से उनको अपना नेस्ट लेके जाना पड़ता है, इसलिए जो मदर लाक थी वो वरिड हो गई, चिंतित हो गई। ठीक है, दोबारा आंसर सुनो, द राइपनिंग विद वरिड द मदर लाक। देखो इतना तो हमारा क्वेश्चन में सही है। जब भी वाई वाले क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर हम बिकॉज में लिखते हैं। ठीक है, बिकॉज आएगा यहाँ पे, बिकॉज मतलब क्योंकि। द राइपनिंग वीट वरिड द मदर लाक बिकॉज द फार्मर कुड गेट इट कट एनी डे। क्योंकि जो फार्मर था उन्हें किस दिन भी वो कटवा सकते। जब हम किसी और से दूसरों से काम करवाते हैं तो हम वहाँ पे गेट यूज करेंगे। ठीक है, तो कुड गेट इट कट एनी डे। यहाँ पे कुड क्यों लगाया है मैंने, क्योंकि हम सेकंड फॉर्म में लिख रहे हैं आंसर इसका। तो कटवा सकता था, कैन होता तो मतलब फर्स्ट फॉर्म आ जाती, लेकिन हम सेकंड फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पे आएगा कुड। ओके, तो द फार्मर कुड गेट इट कट एनी डे। दिस इज योर सेकेंड आंसर। दोबारा सुन लो, द राइपनिंग व्हीट वरिड द मदर लाक बिकॉज द फार्मर कुड गेट इट कट एनी डे। ओके, दिस इज योर सेकेंड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, what did the mother lark ask her children to do when she was away? जो मदर लार्क थी उसने अपने बच्चों से क्या कहा करने के लिए जब वो वहाँ पे ना हो, मतलब जब वो वहाँ पे एब्सेंस होती थी, मतलब उसकी एब्सेंस में उसने क्या बोला था अपने बच्चों को कि वो क्या करें जब वो वहाँ पे ना हो। तो क्योंकि वो हर दिन तो चली जाती थी खाना ढूंढने के लिए, इन सर्च ऑफ फूड शी वेंट आउट एवरी डे। सो what did she ask her children to do when she was away? तो उसने क्या बोला कि वो जब दूर हो, कहीं बाहर हो, तो उसके बच्चे उसकी एब्सेंस में वहाँ पे क्या करें। हमने स्टोरी पढ़ी थी तो आंसर भी वी नो वेरी वेल। ओके, सो नाउ सी द आंसर। नाउ आंसर नंबर 3, द मदर lark asked her children to be careful and observe everything that happened there। मतलब ये सारा हमारे क्वेश्चन में से ये देखो बेटा, यहाँ पे द मदर लार्क आस्ड, आस्ड क्यों लिखा, क्योंकि हम सेकंड फॉर्म लिखनी है, ईडी लगा रहे हैं। ठीक है, द मदर लार्क आस्ड हर चिल्ड्रन, आस्ड का मतलब होता है कहा या पूछा। ठीक है, वैसे पूछना और क्या मतलब, यहाँ पे हम आस्क का मतलब लेंगे कहा उसने। द मदर लार्क आस्ड हर चिल्ड्रन टू बी केयरफुल, उसने अपने बच्चों से कहा कि उनको केयरफुल रहना है, सावधान पूर्वक रहना है। एंड ऑब्जर्व एवरीथिंग, और हर चीज़ को ऑब्जर्व करना है, हर चीज़ का आकलन करना है, हर चीज़ को देखना है। दैट हैपन देयर, जो भी वहाँ पे होती है।
ठीक है, जहाँ जो भी वहाँ पे चीज़ हुई उसको बहुत मतलब केयरफुली उसको ऑब्जर्व करना है कि वहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। ठीक है, शी ऑल्सो टोल्ड दैम टू टेल हर एवरीथिंग दे हर्ड, और उसने ये भी कहा उनसे कि वो उसको हर चीज़ बताएं जो भी वो वहाँ पे सुने। ठीक है, हियर इज सुनना, हर्ड इज सेकेंड फॉर्म ऑफ हियर, सुना। जो भी उन्होंने वहाँ पे सुना उसको मतलब उसकी मम्मा को बताएं। शी ऑल्सो टोल्ड, टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड, शी ऑल्सो टोल्ड दैम टू टेल। टू के बाद हमेशा फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये याद रखना, चाहे वो हम पास्ट में ही क्यों नहीं लिख रहे हो, अगर हमारे वहाँ पे टू आ गया है, टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसका याद रखना। ठीक है, शी ऑल्सो टोल्ड दैम टू टेल हर एवरीथिंग दे हर्ड, जो भी वहाँ पे उन्होंने सुना वो उसको बताएं, ये भी उसने अपने बच्चों से कहा। ठीक है, दोबारा आंसर देखो। द मदर लार्क आस्क्ड हर चिल्ड्रन टू बी केयरफुल एंड ऑब्जर्व एवरीथिंग दे दैट हैपेंड देयर। शी ऑल्सो टोल्ड देम टू टेल हर एवरीथिंग दे हर्ड। ठीक है, अब इस आंसर को आप अपने वे में अगर छोटा करना है तो छोटा कर सकते हो, वैसे तो यू आर ग्रोन अप किड्स तो यू हैव टू लर्न आंसर्स। लर्न करने की नीड नहीं, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसको इजीली लिख सकते हो। ठीक है बेटा, दोबारा देख लो। द मदर लार्क आस्क्ड हर चिल्ड्रन टू बी केयरफुल एंड ऑब्जर्व एवरीथिंग दैट हैपेंड देयर। शी ऑल्सो टोल्ड देम टू टेल हर एवरीथिंग दे हर्ड। ओके, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, द मदर लक आस्क्ड हर चिल्ड्रन टू बी केयरफुल एंड ऑल्सो टोल्ड हर एवरीथिंग वट एवर हैड हैपेंड देयर। ओके, तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अपने वे में भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको इसको शॉर्ट करना है आंसर को, वैसे तो इतना लॉन्ग भी नहीं है क्योंकि मैंने ये स्केच से लिखा हुआ है, दैट इज वाई इट सीम्स वेरी लॉन्ग बट इट्स अ शॉर्ट आंसर। Okay beta, got it? So now let's move to other question. Now the next question is, why did the farmer ask his son, यहाँ पे sons आएगा वैसे, why did the farmer ask his sons to call the neighbors? ओके, मिस प्रिंट हो सकता है, मे बी यहाँ पे sons आएगा वैसे। why did the farmer ask his sons to call the neighbor, या फिर ask his son, एक बच्चे को या फिर दोनों बच्चों को उसने क्या बोला, मतलब नेबर्स को बुलाने के लिए क्यों कहा। फार्मर ने अपने बच्चे से नेबर्स को बुलाने के लिए क्यों कहा। यहाँ पे सन भी लिख सकते हैं, सन्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक वैसे सन यहाँ पे एक बच्चे के लिए, सन्स हमारे दो बच्चों के लिए। ठीक है, तो दोनों में लिख सकते हो कि सुन दोनों ही रहे थे, तो आप सन्स भी लिख सकते हो, सन लिख, दोनों ही मतलब आंसर विल मतलब इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम ऐसे करेंगे तो। सो वाई डिड द फार्मर आस्क हिज सन टू कॉल द नेबर्स, अपने बेटे को उसने क्यों कहा नेबर्स को बुलाने के लिए, बताओ। फार्मर ने अपने बेटे से नेबर्स को बुलाने के लिए क्यों कहा, बताओ क्यों कहा उसने, ऐसा क्या हो गया था वहां पे जो उसको अपने नेबर्स को बुलाना था। सोचो इसका आंसर क्या होगा। सोचो, व्हाई डिड द फार्मर आस्क हिज सन टू कॉल द नेबर्स, उसने क्यों कहा अपने नेबर्स को बुलाने के लिए। अब यहाँ पे भी डिड है तो हमें याद रखना है कि आस्क की सेकंड फॉर्म आएगी आस्क्ड। ओके, देखो बेटा यहाँ पे भी टू के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आ रही है कॉल, अगर यहाँ पे टू ना होता तो कॉल्ड आता। ठीक है, यहाँ पे टू आ रहा है तो यहाँ पे कॉल आएगा, CALL कॉल मतलब बुलाना। तो बेटा अब बताओ तो इसका आंसर क्या होगा। आंसर इज वेरी वेरी इजी। तो देखो यहाँ से मतलब क्वेश्चन में से स्टार्ट करेंगे, हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। द फार्मर आस्क्ड हिज सन टू कॉल द नेबर्स, यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, अब आगे क्या आएगा बताओ। द फार्मर आस्क्ड हिज सन टू कॉल द नेबर्स बिकॉज ही वांटेड टू गेट इट क्रॉप कट, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी क्रॉप मतलब उसकी अपनी फसलों को कटवाना चाहता था, इसलिए उसने अपने बेटे से नेबर्स को बुलाने के लिए कहा। अब इसका आंसर हम देखते हैं। नाउ सी, द फार्मर आस्क्ड हिज सन्स या फिर सन टू कॉल द नेबर्स बिकॉज ही वांटेड टू गेट हिज क्रॉप कट, वो अपनी फसल को कटवाना चाहता था इसलिए उसने अपने बेटे से कहा कि नेबर्स को बुला लाएं। ठीक है, द फार्मर आस्क्ड हिज सन टू कॉल द नेबर्स बिकॉज ही वांटेड टू गेट हिज क्रॉप कट। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। द फार्मर आस्क्ड हिज सन्स टू कॉल द नेबर्स बिकॉज ही वांटेड टू गेट हिज क्रॉप कट, क्योंकि वो अपनी फसल को कटवाना चाहता था इसलिए उसने अपने बेटे से कहा कि वो नेबर्स को बुला लाएं। अगेन सुनो, द फार्मर आस्क्ड हिज सन्स टू कॉल द, आस्क्ड हिज सन्स या फिर हम सन भी लिख सकते हैं। ओके, इट विल नॉट इफेक्ट
It will not give any effect on this answer. The farmer asked his son to call the neighbors because he wanted to get his crop cut. ये हो गया बेटा आपका आंसर नंबर 4. अब 2 answers are left. We will see these answers also, and these are also very very easy. And you have to do now कि after this lecture means you have to learn these question answers also. Okay, questions you can see and answers I have written in this sheet. Okay, from here you can learn these answers or you can frame answers yourself also. Now next question, 5th question. Why would the relatives not come to harvest? जो relatives है वो harvest मतलब crop को harvest करने के लिए क्यों नहीं आए? Now tell me, why would the relatives not come to harvest? जो relatives है वो harvest मतलब कटाई करने के लिए क्यों नहीं आए? गेहूं की कटाई करने के लिए क्यों नहीं आए relatives उसके? अब यहाँ पे did नहीं है, यहाँ पे would है, तो हम आंसर में भी would को यूज करेंगे. will की सेकेंड फॉर्म होती है बेटा would. ओके, तो why would the relatives not come to harvest? जो वो थे रिलेटिव्स थे वो कटाई करने के लिए क्यों नहीं आए? इसका आंसर क्या होगा? यहीं से स्टार्ट करेंगे. द रिलेटिव्स, अब यहाँ पे हम वर्ब क्या यूज करेंगे? वुड को यहाँ पे ले आएंगे. द रिलेटिव्स वुड नॉट कम टू हार्वेस्ट बिकॉज दे मस्ट बी बिजी इन हार्वेस्टिंग देयर ओन क्रॉप. क्योंकि वो, मुझे लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग वो अपनी क्रॉप्स को खुद भी तो कट कर रहे होंगे ना, क्योंकि क्रॉप कट करने का सबका एक ही टाइम होता है, तो वो भी अपनी फसलों को काट रहे होंगे, इसलिए वो वहाँ पर फार्मर के गेहूं को कटवाने के लिए नहीं आए. यही रीजन हो सकता है. ठीक है, तो क्या होगा इसका? नाउ सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. द रिलेटिव्स वुड नॉट कम to harvest because they must be busy in harvesting their own crop. Again listen, the relatives wouldn't come या फिर would not come to harvest because they might be busy in harvesting their own crop. कि जो relatives हैं वो कटाई करने के लिए इसलिए नहीं आए होंगे because they must be, कि वो ज़रूर ही मतलब अवश्य ही, दे मस्ट बी बिजी, बिजी मतलब काम में व्यस्त होना, लगे होंगे, काम कर रहे होंगे. दे मस्ट बी बिजी इन हार्वेस्टिंग देयर ओन क्रॉप, कि वो अपने क्रॉप की कटाई करने में बिजी होंगे, इसलिए जो रिलेटिव्स हैं उनके वो वहाँ पर नहीं आए. ये बेटा उसका आंसर नंबर 5 है कि वाई डिड द रिलेटिव्स नॉट कम, वाई वुड द रिलेटिव्स नॉट कम टू आफ्टर कॉलिंग बाय द फार्मर. ठीक है, तो क्या आएगा? द रिलेटिव्स वुड नॉट कम टू हार्वेस्ट बिकॉज दे मस्ट बी बिजी इन हार्वेस्टिंग देयर ओन क्रॉप. ओके, नाउ सी लास्ट आंसर. अब लास्ट क्वेश्चन क्या था कि वाई डिड द मदर lark decide to move her nest? Why did the mother lark decide to move her nest? कि मदर लार्क ने डिसाइड क्यों करा कि वो वहाँ से अपना नेस्ट लेके वहाँ से चली जाएगी. ठीक है, कि वहाँ से चली गई. Why did the mother lark decide to move her nest? कि वहाँ से डिसाइड क्यों करा कि वो अपने नेस्ट लेके वहाँ से जाने का उसने डिसाइड क्यों किया? मदर लार्क ने वहाँ से जाने का डिसाइड क्यों किया? तो इसका आंसर भी बहुत ईजी है, देखते हैं इसका आंसर. The mother lark decided to move her nest because the farmer decided to cut his crop himself. मदर लार्क ने डिसाइड इसलिए करा कि वो अपने नेस्ट पे चली जाएगी वापस दोबारा, जहाँ से वो आए थे वहाँ पे चले जाने के लिए डिसाइड इसलिए किया क्योंकि द फार्मर डिसाइडेड टू कट हिज क्रॉप हिमसेल्फ, क्योंकि फार्मर ने अब डिसाइड कर लिया था क्योंकि वो अपनी क्रॉप खुद ही काटेगा. ये उसने फार्मर ने डिसाइड करा. जब फार्मर ने ये डिसाइड कर लिया और फार्मर को अपना लेसन मिल गया, when he learned his lesson, then the mother lark decided to move her nest. तो मदर लार्क ने अपने बच्चों से बोला कि अब हमारे यहाँ से जाने का टाइम आ गया है, अब हमें अपने नेस्ट में जाना चाहिए, दूसरे घोंसले में जाना चाहिए जहाँ पे उसने पहले बनाया हुआ था. पहले तो अभी तो वीट वाले उसमें रह रहे थे ना बना के, लेकिन अब उन्होंने अपना डिसाइड करा वहाँ से जाने के लिए. तो आंसर क्या होगा? द मदर लार्क डिसाइडेड टू मूव हर नेस्ट बिकॉज द फार्मर डिसाइडेड टू कट हिज क्रॉप हिमसेल्फ, क्योंकि फार्मर ने खुद डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी क्रॉप को खुद काटेगा. जब ये बात पता लगी उसको, मदर लार्क को, तो उसने अपने बच्चों को कहा कि अब हमें यहाँ से जाने का
जाना चाहिए, अब हमारे यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। ओके, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, द मदर डक डिसाइडेड टू मूव हर नेस्ट बिकॉज द फार्मर हैड लर्नड हिज लेसन। ओके, ये भी लिख सकते हो आप इसका आंसर, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अब बेटा होमवर्क देखो, होमवर्क क्या है आपका? होमवर्क में ये है, लर्न ऑल द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन नंबर 2 द लार्क्स नेस्ट। जो मैंने क्वेश्चन आंसर्स अभी करवाए हैं आपको, वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, लर्न करने हैं। एंड राइट दिस आंसर्स इन योर रफ नोटबुक, और यही आंसर्स को आपको अपनी रफ नोटबुक में लिखना है। समझ में आया मैंने क्या बोला? कि आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर जो मैंने अभी लिखवाए हैं आपको वो लर्न करने हैं और इनको अपनी रफ नोटबुक में लिखना है। अभी फेयर में मत लिखना, इनको रफ में लिखना। मतलब प्रैक्टिस के लिए रफ में लिखना, वैसे तो आप फेयर में लिख सकते हो, जो मैंने क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं उनको आप अपनी फेयर नोटबुक में मतलब वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये है इसका होमवर्क, लर्न ऑल द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन 2 द लार्क्स नेस्ट एंड राइट दिस आंसर इन योर रफ नोटबुक। वर्ड मीनिंग वही वाले करना जो मैंने आपको वर्ड्स लिखवाए थे, उसकी मीनिंग लिखवाई थी, बस वही वर्ड मीनिंग्स आपके उसमें गिवन है और कोई गिवन नहीं है। ओके बेटा, सो टुडे दिस लेसन हैड कंप्लीटेड। अब हम प्रीवियस होमवर्क सॉल्यूशन देखेंगे, जो मैंने आपको 2 आंसर्स दिए थे लिखने के लिए। तो माइट बी सम ऑल द पेरेंट्स हैड मीन्स हैड देयर किड्स ऑल्सो, और इफ दे हैड नॉट had their kids, might be kids themselves had written the answers. Okay, तो भी किड्स ने खुद ही, बच्चों ने खुद ही अपने आंसर लिखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर पेरेंट्स ने हेल्प करी है तो कोई बात नहीं। और वन मोर थिंग कि मैंने जो होमवर्क जो सॉरी टेस्ट था जो मैंने 12th में को कंडक्ट किया था, उसके मैंने मार्क्स आपको आपकी उस पर मेल पे मैंने सेंड कर दिए हैं, तो आप वहाँ देख सकते हो। हाँ, 1-2 पेरेंट्स हैं जिनकी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है मुझे, जिनका मुझे प्रॉपर होमवर्क नहीं मिल रहा है, इमेजेस क्लियर नहीं मिल रही है, इमेजेस नहीं मिली हैं, तो उनको मैंने मैसेज किया हुआ है और दे डिडंट रिप्लाई इवन आई थिंक सो। तो प्लीज़ आप रिप्लाई कर दो। 2 पेरेंट्स का आई थिंक रह गया है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वो इमेजेस दोबारा सेंड कर दो जिनके पास टेस्ट के मार्क्स नहीं गए हैं। तो आई विल नॉट मीन्स रिवील देयर नेम हियर, उनका नेम रिवील नहीं करूँगी मैं, उनके पास मैंने मैसेज किया हुआ है। होप सो दे हैव means read this message also, so please send me the image as soon as possible, then you will get the marks of their kids also। और जिनके मैंने मार्क्स भेज दिए हैं, अगर पेरेंट्स से मेरी और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने किड्स की हेल्प ना करिए, उनको खुद ही टेस्ट करने दें। अगर उन्होंने मार्क्स अपनी हेल्प अपने आप करा है, अपने आप ये मार्क्स लिए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, दे आर वेरी ब्रिलियंट किड्स। ओके, और हेल्प ये है कि आप एक उसको बता सकते हो, समझा सकते हो कि यहाँ पे ये करना है, लेकिन उसको कंप्लीट उसको आंसर में बताना बच्चे को, तो इससे ये पता लगेगा कि बच्चे को कितना समझ में आया है, उसको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, सो प्लीज़ ट्राई टू कॉपरेट विद मी। और जो मैंने बोला है कि आप जो पेरेंट्स ने जिनके मतलब टेस्ट के मार्क्स नहीं गए हैं, वो प्लीज़ जल्दी से जल्द मेरे पास में इमेजेस भेज दें, ताकि मैं उसको टेस्ट के मार्क्स उनको भेज सकूँ उस पर ID पे। थैंक यू वेरी मच। सो अब मैं आपको एक सॉल्यूशन देती हूँ प्रीवियस होमवर्क का। वो तो आई थिंक 1 का तो आपको पता ही चल गया था, सेकेंड आंसर का भी मैंने बता ही दिया था, फिर भी मैं एक बार आपको दे देती हूँ ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो। So this is a previous homework solution. 2 questions I had given and these are the solutions. Where did the mother lark go every day? The mother lark, here you will can write lark. The mother lark went in search of food every day. Second, why did the ripening of wheat worry the mother lark? Answer, the ripening of wheat worried the mother lark because the farmer could get his crop cut any day. Okay, और हाँ, one more thing, yesterday I gave you a grid, एक वो ग्रिड फॉर्म में दिया था मैंने आपको, उसका सॉल्यूशन के लिए बोला था कि बच्चे करेंगे उसका, तो वो सॉल्यूशन भी हम देख लेते हैं उसमें क्या हुआ है। ये वाला ग्रिड था वो जिसमें हमें नंबर्स डालने थे, अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं यहाँ पे, मतलब लेटर्स दिए हुए हैं, उनके नंबरिंग भी की हुई है, तो यही था। और इसका आंसर है, द श्योरेस्ट वे टू गेट वर्क डन इज़ टू डू इट योरसेल्फ। 2 की जगह T, यहाँ पे 4 की जगह H, तो यहाँ पे बन जाएगा ये द श्योरेस्ट, SUREST श्योरेस्ट। 1 की जगह S था, 6 की जगह R था, यहाँ पे ST था, तो मैंने एक वर्ड बना दिया श्योरेस्ट। यहाँ पे W और यहाँ पे Y था, हमें A लगाना था वे। यहाँ पे 2 यहाँ पे O लगाना था, तो 2 बन जाता। यहाँ पे 0 की जगह हमें G लगाना था, तो G। E मैंने खुद लगाया है, यहाँ पे T होता तो गेट बन गया यहाँ पे वर्ड।
वर्क में W और R के तो दिया हुआ था, मतलब ये वर्ड नंबर दिया हुआ था, तो हमने ये अल्फ़ाबेट लिखे थे, यहाँ पे O आ जाएगा वर्क। यहाँ पे डन, यहाँ पे डन आएगा। 5 पे और 7 पे नंबर दिया होता तो मैंने यहाँ पे डन बनाया, यहाँ पे मैंने इसको इज बनाया, टू डू इट योर सेल्फ। दिस इज योर, मतलब it is based on thinking. Okay, so this is the answer of this grid. The surest way to get work done is to do it yourself. Okay, so everything we had completed today, and I told you yesterday that I will make a video lecture of articles also in the that I will make later after completing this lesson. Okay, thank you so much.